पापा, अगर आप भैया को पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मेरा घर भी ठीक से चलता नहीं है, मेरा भी काम रुकता है। छोटी को चाहिए नहीं चाहिए, मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे तो चाहिए। और वैसे भी सरकार ने ही कहा है ना कि लड़की और लड़के दोनों बराबर हिस्सा मिलेगा, तो मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। बेटी की बेशर्मी वाली बातें सुन पंकज जी हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि ज़मीन के कुछ टुकड़ों के लिए नीतू उनसे इस तरह से बदतमीजी से बातें करेगी। पंकज जी की 2 बेटी और 1 बेटा था। बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी रीतू, दोनों बहनों से छोटा कार्तिक। दोनों ही बेटियों की शादी में पंकज जी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा खासा दान दहेज के साथ सुख सुविधा की हर एक चीज़ देकर अपनी बेटियों की विदाई किए थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद पंकज जी कार्तिक की भी शादी कर दिए। सब कुछ बहुत ही आराम से निकल रहा था। समय के साथ साथ पंकज जी की भी उम्र हो गई। उन्होंने सोचा अब अपना सब कुछ बेटे के हवाले करके पत्नी के साथ बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से घूम फिर कर तीर्थ यात्राओं पर जाकर बिता देंगे। यही सोच एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने अपने मन की बात अपनी दोनों बेटियों कार्तिक और पत्नी से भी कह दी। किसी को भी उनके फैसले पर कोई भी ऐतराज नहीं था। लेकिन अचानक ही 2 दिन बाद ही नीतू का फोन आता है और वो भी पापा से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगती है। बेटी की बात सुन पंकज जी हैरान हो जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि बेटी शायद मजाक कर रही है। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मैं ही मिला हूँ इस उम्र में मजाक करने के लिए? नहीं पापा, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस होके बोल रही हूँ। पापा मुझे भी तो हिस्सा चाहिए ना, आखिर ये नियम भी तो सरकार ने ही लगाया है ना। जैसे कार्तिक आपका बेटा है वैसे ही मैं आपकी बेटी हूँ, तो हिस्सा तो मेरा भी बनता है ना। अब पंकज जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे हिस्सा चाहिए? तुम्हें कमी किस चीज़ की है जो मायके में हिस्सा मांग रही हो? और बेटा मुझे तुम्हारा हिस्सा देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो अगल बगल के लोग, ये समाज तुम्हें क्या कहेगा? ना कोई दुख है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। अच्छे खासे परिवार से खाते पीते घर से हो, इसके बावजूद भी तुम्हें हिस्सा मांग रही हो। तुम अपने भाई की पटीदार बन के रहोगी, मायके में आकर बस जाओगी। पापा मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है बेटा, तू ले ले अपना हिस्सा, मैंने कहाँ मना किया है। लेकिन एक बात सोच लेना कि अपना हिस्सा लेने के बाद तेरा मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे बाद तेरे भैया भाभी का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरी भाभी तुझे कभी मायके भी बुलाएगी। वो तो वैसे भी नहीं बुलाएंगी पापा, इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है। भाभियाँ तो सबकी एक ही जैसी होती हैं। वैसे भी आप लोगों के बाद मुझे किसी से कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। नीतू इतना टेढ़ा, इतना सीधा और इतने सख्त लहजे में बातें कर रही थी कि पंकज जी ने उससे ज़्यादा कुछ बोलना सही ही नहीं समझा। उन्हें पता था उनकी बेटी भटक गई है, या तो उसके ससुराल से ही किसी ने उसे चढ़ाया है, या तो दामाद जी या फिर उनकी माँ। जरूर ही नीतू के कान भरे होंगे, नहीं तो नीतू इतनी भी बेशर्म नहीं थी जितना जाकर वहाँ पर ससुराल वाली और पति वाली बन गई है। उसे बस अपने पति के सुख दुख से ही मतलब रह गया था। उसे लगता मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। जब भी उसके मन में आता छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी वो पंकज जी से पैसे मांगने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। वो साफ साफ कहती थी, पापा आपके पास पैसों की कमी थोड़ी है। आखिरकार बेटी की जिद के आगे पंकज जी हार गए। अब बेटी को समझाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सोचते हुए उन्होंने अगले दिन ही नीतू को फ़ोन करके कहा, नीतू तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तो तुम अपनी छोटी बहन को भी फ़ोन करके बोल दो, वो भी आ जाए अपने पति के साथ, और तुम भी अपने पति के साथ आ जाओ। मैं कल वकील को बुलाता हूँ, वहीं पर मैं तुम तीनों का बराबर बराबर हिस्सा कर दूंगा। नीतू सच में ही अगले दिन तड़के अपने पति को लेकर आ जाती है। बड़ी खुश दिखाई दे रही थी नीतू। दोपहर होते होते रीतू भी आ जाती है। आते ही वो अपनी माँ और पापा से कहती है, क्या बात है पापा? दीदी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि आपने बुलाया है, कुछ बात है क्या? हाँ बेटा बात है, अभी सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में ही वकील भी आ जाता है। अब हाल में वकील के साथ पंकज जी, सरला जी, नीतू, नीतू के पति रीतू, रीतू के पति कार्तिक अपनी पत्नी के साथ बैठे। करीब 10-12 लोग हॉल में थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि इस हॉल में कोई है भी।
सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रितु वकील को देखकर कुछ हैरान भी लग रही थी। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता चला था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबके चेहरे को गौर से देखने के बाद आखिरकार पंकज जी ने रितु से कहा, रितु, मैं जानता हूँ तुम सोच रही हो ये सब क्या हो रहा है, तो मैं बता दूँ तुम्हें कि मैं अपनी वसीयत कार्तिक के नाम करने जा रहा। लेकिन नीतू को भी इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें भी अपना हिस्सा चाहिए तो वकील सामने बैठा है, तुम लोग बातें कर लो, फिर मैं तीनों के नाम ही बराबर बराबर प्रॉपर्टी कर देता हूँ। इतना सुनते ही रितु हैरान हो गई। क्या नीतू दीदी हिस्सा मांग रही हैं? वो हैरानी से नीतू की ओर देखने लगती है। नीतू नजरें नीचे कर लेती है। दीदी, ये क्या कर रही हो आप? हिस्सा मांग रही हो? आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो तू भी ले लेना छोटी, तुझे किसने मना किया है? बोला तो है पापा ने कि तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए पापा, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे मेरा मायका चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हिस्सा ले लूँगी तो मैं अपने भाई की दुश्मन बन जाऊँगी, उसके बगल में आकर बस जाऊँगी, या फिर वो सारी ज़मीन बेचकर पैसे ले लूँगी। दोनों में ही मेरी कहीं से भलाई नहीं है। पापा, मैं अपने भाई और भाभी से, और सबसे बड़ी बात है अपने मायके से, आप लोगों के दिल से दूर हो जाऊंगी। आपने जिस घर में मेरी शादी की है उस घर में मुझे कोई भी कमी नहीं है। पापा, मैं अपने मायके आने की खुशी को छोड़ना नहीं चाहती। पूरे 11 महीने ससुराल में रहकर 1 महीने गर्मी की छुट्टियां जो मायके आने की खुशी होती है, मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। पापा, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे मेरा मायका चाहिए। छोटी बेटी की सबसे समझदार बातें सुन पंकज जी की आंखों में आंसू आ गए। गर्व हो रहा था उन्हें अपनी बेटी के ऊपर। पंकज जी ने नीतू की ओर देखा। नीतू नजरें नीचे किए इधर उधर देखे जा रही थी, जैसे वो रीतू की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। पंकज जी को लगा शायद बेटी समझ जाएगी, लेकिन नीतू बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं बैठी थी। आखिरकार जब उसे इस माहौल में रहा नहीं गया, अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, तो उसने कहा, पापा थोड़ा जल्दी करिए ना, इनको कहीं काम से जाना है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। वकील साहब, आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दीजिए और उसमें से 1 हिस्सा मेरी बड़ी बेटी नीतू के नाम कर दीजिए। रुकिए अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? दरवाजे से आवाज़ आई। सब पलटकर दरवाजे की ओर देखने लगते हैं तो वहाँ नीतू की ननद अपने पति के साथ खड़ी थी। नीतू अपने ननद को ऐसे अपने मायके में अचानक देख हैरान हो जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ मेरे मायके में अचानक से कैसे? क्या हो गया? क्यों भाभी, आपके मायके में मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, आप पहली बार मेरे मायके आई हो ना? हाँ, मैं इधर से ही गुजर रही थी तो सुना कि आप भी यहीं पर हो, इसलिए मिलने चली आई। और वैसे भी मुझे आप लोगों से एक काम था। मैंने सोचा वकील भी है, सब लोग हैं, इसी बहाने बात भी कर लेंगे। कैसी बात दीदी? अरे वही बात जो आप आज कर रही हो, भाई वही काम मुझे भी तो कल करना पड़ेगा ना। जैसे आप यहाँ का हिस्सा ले रही हो, मुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए। मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी अपना हिस्सा ले लूँ। आप यहाँ का लेकर चलो, फिर घर चलते हैं। मैंने भी अपने वकील को बोला है, आधे घंटे बाद वो भी घर पहुँचने ही वाला है। और वैसे भी मैंने तो दीदी को भी बोल दिया, वो भी तो हिस्सा लेंगी ना। उन्होंने भी बोला है उनको भी हिस्सा चाहिए। वो अभी तो घर पहुँचने ही वाली हैं। आप जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म करिए, हमें घर भी चलना है। अपने ननद के मुंह से ऐसी बातें सुन नीतू हैरान हो जाती है। क्या हिस्सा? हाँ भाभी, हिस्सा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो ले रही हो, आप अकेले ले रही हो, लेकिन हम दोनों बहनें ही लेंगी। क्या? अब नीतू की बोलती ही बंद हो गई। उसे तो अपना घर लूटते नजर आने लगा। लेकिन दीदी, माँ बाबूजी ने तो ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी। फिर आप? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? किसी के माँ बाबूजी नहीं कहते हैं। आपके पापा ने कहा था क्या? जबरदस्ती ले रहे हो ना? तो हम भी ले लेंगे। भाई नियम तो सरकार ने सबके लिए बनाए हैं ना। जैसे आप यहाँ की बेटी हो, आपका भी हक है। वैसे मैं भी तो वहाँ की बेटी हूँ, मेरा भी हक है, तो मुझे भी तो मेरा हक चाहिए। अब ये अलग बात है कि मैं उसे बेचूंगी या वहाँ पर रहूँगी, ये मेरे ऊपर डिसाइड करता है। फिलहाल आप जल्दी से यहाँ का काम ख़त्म करिए, मेरा वकील भी आने वाला होगा और दीदी भी। नीतू एकदम से परेशान हो गई।
वो बार बार अपने पति को देख रही थी। मतलब हम यहाँ एक छोटा टुकड़ा लेंगे नहीं, वहाँ हमें डबल टुकड़ा देना भी पड़ेगा। नीतू की लगभग बोलती ही बंद हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे। उसने एक बार फिर से कहा, दीदी, माँ जी को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो आप? जब आपके माँ पापा को अच्छी लग सकती है तो मेरे माँ पापा को भी अच्छी क्यों नहीं लगेगी? सबको अच्छी लगेगी। आप ये सब मत सोचिए, चुपचाप मेरे साथ चलिए। अब नीतू और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा, अगर ये दोनों बहनें ही बराबर का हिस्सा ले लेंगी तो फिर मेरे पास ससुराल में बचेगा ही क्या? ससुराल के बंटवारे को सोच कांप कर रह गई नीतू। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब खुद के ऊपर सोच कर देखा तो उसे अपने भैया भाभी की तकलीफ समझ में आई, अपने माँ बाप की तकलीफ समझ में आई। वो रोते हुए अपने पापा से बोली, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भटक गई थी। मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे भी ऋतु की तरह मेरा मायका चाहिए। मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी चाहिए। मैं मायके का सुख ख़त्म नहीं करना चाहती। सच में मुझे एहसास हो गया कि जब बेटियां ज़बरदस्ती हिस्सा लेने लगती हैं तो दिल पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ़ होती है। अभी तक जो तकलीफ़ आप लोग को हो रही थी वही तकलीफ़ इस समय मुझे हो रही है, ये सोचकर कि जब मेरी दोनों ननद बराबर हिस्सा ले लेंगी तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। बेटी को गलती का एहसास हो गया था। वो माफ़ी मांग रही थी। ये देख पंकज जी की आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, मुझे पता था बेटा, तो इतनी भी गलत नहीं है। जरूर तुझे किसी ने चढ़ाया होगा या तू बहक गई होगी, नहीं तो मेरी परवरिश इतनी गंदी नहीं थी। नीतू अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी ननद से कहती है, चलिए दीदी, आपको लेट हो रहा है ना? हाँ भाभी, लेट तो हो रहा है, लेकिन मुझे मायके नहीं, मुझे अपने घर जाना है। हैरान होकर पूछा नीतू ने, घर? लेकिन आपके वकील और बड़ी दीदी? कैसे वकील भाभी? अरे ये सब तो मेरा नाटक था। मुझे आपके पापा ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। और मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ और मेरा भाई, इन दोनों में से ज़रूर किसी न किसी ने आपके कान भरे होंगे। इसलिए तो अंकल जी की बात सुन मैं तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो गई थी। भाभी, मायके से बड़ा सुख दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं दे सकता। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए आप इतने बड़े सुख को त्यागने चली थी? भाभी, पूरे साल तो हम लड़कियां गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करती हैं ताकि हम अपने मायके जा सकें। एक महीने ही हम अपने मायके में अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, वहाँ का सुख ले लेते हैं, वहाँ की राजकुमारियाँ बन जाती हैं। कितनी सेवा होती है, कितनी आव भगत होती है हमारी। ये सब कुछ कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए आप ख़त्म करने चली थी। ननद की बातें सुन रितु रोने लगती है। मैं भटक गई थी दीदी, सच में मैं भटक गई थी। आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। आज तो मैं अपना मायका खोते खोते बची हूँ। अब मैं किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। अब मैं कभी भी अपने मायके में अपने हिस्से के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगी। मेरे हिस्से में मेरे माँ बाप, भाई भाभी, वही मेरे लिए काफ़ी हैं। देखते ही देखते पूरा माहौल ही बदल जाता है। सबकी आंखों में आंसू थे। पंकज जी को इस बात की खुशी थी कि कम से कम समय रहते उनकी बेटी को समझ तो आ गई, उसका मायका तो बच गया। दोस्तों, अगर बेटी मजबूरी में है, उसका कोई सहारा नहीं है, तब तो मायके में हिस्सा लेना समझ में आता है। लेकिन चारों ओर से संपन्न बेटी अगर मायके में हिस्सा ले रही है तो कैसा लगता है? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।